नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत वाङ्मय में। हम एक श्रृंखला शुरू करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों को कवियों के परिचय से वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। यह वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो यूपी टेट और बीएड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि यूपी बीएड है, बीएचयू का बीएड होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएड कराती है। और अब ख़ास बात यह है कि इन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी उनकी बीएड की परीक्षा अब एनटीए द्वारा कराई जाएगी। एनटीए जो है उनकी परीक्षा कराएगी, तो पेपर की संभावना होगी यह कि सभी का पेपर समान हो सकता है, थोड़ा बहुत अंतर हो। फिर भी बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में संस्कृत के कवियों की रचनाएं पूछी जाती हैं और टेट के एग्ज़ाम में टीजीटी, एलटी, यूपी टेट, एमपी टेट सभी सिलेबस में संस्कृत के कवियों की रचनाएं रहती हैं। खासकर बीएड के एग्ज़ाम्स में जो आर्ट के साइट्स से रहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को चालू करते हैं। महाकवि भास के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। महाकवि भास जो हैं प्रथम नाटककार माने जाते हैं, क्योंकि इनके पहले आदि कवि वाल्मीकि वगैरह हुए हैं, लेकिन जो हमारी लौकिक संस्कृति है उसमें ये सबसे प्राचीन हैं। इनको प्राचीन माना गया है। इस कारण से इनके विषय में, इनके परिचय के विषय में काफ़ी ज़्यादा कुछ हमें उपस्थित नहीं हो पाता है। खास करके इनके जन्म स्थान और इनकी काल समय इनका काफ़ी विवादास्पद स्थिति में है। काल अगर देखा जाए तो आप लोग मुख्य रूप से याद रखिएगा कि इनका जो काल था, समय था, उस समय 450 ईसा पूर्व से 370 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। 450 से 370 ईसा पूर्व। चार सौ पचास से 370 ईसा पूर्व के बीच में इनका समय माना जाता है। और चूँकि ये सबसे पहले हैं इसलिए लिखित जानकारी अधिक नहीं है, फिर भी बाणभट्ट वगैरह ने इनका जो है उल्लेख किया है और इसके आधार पर इनका समय जो है 450 ईसा पूर्व से 370 ईसा पूर्व माना जाता है। समय के बारे में क्वेश्चन आपको बता दें तो क्वेश्चन यह इस तरह पूछ लेता है कि निम्न में कौन से कवि कालिदास के पूर्ववर्ती आचार्यों में आते हैं। तो कालिदास प्रथम शताब्दी के कवि हैं, अतएव महाकवि भास उनसे पूर्ववर्ती आचार्यों में आएंगे। तो उस स्थान पर आपका जो उत्तर होगा वो महाकवि भास सही हो जाएगा। हम इनके स्थान की चर्चा करें तो ये दक्षिण भारत के निवासी थे, चूँकि ये राजाश्रय उदयन के थे। इन्होंने इसीलिए इनके ग्रंथ जो है, ग्रंथों में इनके जो भरतवाक्य हैं वो उदयन के वैशिष्ट को बढ़ाने की बात करते हैं, ईश्वरता को बढ़ाने की बात करते हैं। तो स्थान इनका जो है वो दक्षिण भारत हो जाएगा। स्थान जो है ये इनका क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत हो जाएगा। इनका स्थान जो है दक्षिण भारत हो जाएगा। और ये राजाश्रयी कवि थे उदयन के। राजाश्रय थे उदयन के। ये राजाश्रय थे उदयन के
और इनकी रीति कौन थी? वैदर्भी रीति का इन्होंने प्रयोग किया है। रीति इनकी वैदर्भी है। वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। और भास ने नाटकों की रचना के बारे में कहें तो इनके सर्वाधिक बहुत ही नाटक मिलते हैं। 13 नाटक हैं। सर्वाधिक नाटकों की रचना करने का श्रेय भी प्राप्त हो जाता है। और इन्होंने 13 नाटकों की रचना की है, जिसमें हम इनका अध्ययन करेंगे, इनके नाटकों की संख्या को जानेंगे। इनके नाटकों की संख्या को जानने के लिए हम आपको बता दें कि इसका विभाजन करते हैं। पहले तो इनकी ये, चूँकि उदयन के ये राजाश्रय कब थे, तो इन्होंने उदयन को ही नायक बनाकर उनके ग्रंथ लिखे हैं। तो उदयन कथा मूलक एक रचना हो जाएगी, और महाभारत के मूलक रचना किया है इन्होंने, और रामायण मूलक रचना किया है, और कल्पना मूलक रचना की है। तो हम लोग सबसे पहले, आप लोग ने इसको नोट कर लिया होगा। हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। एक कृतियाँ, इनकी जो कृतियाँ, कृतियाँ में उदयन कथा मूलक, हम इसको टाइप कर सकते थे, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से टाइप नहीं कर पाए। सीधे आपके पास इसको ले आए हैं, वीडियो लेकर उपस्थित हो गए हैं। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। फिर भी आपको जानकारी मिलेगी, और हमें आशा है कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। उदयन कथा मूलक में इनकी एक रचना है स्वप्नवासो दत्तम। स्वप्नवासो दत्तम इनकी रचना है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं एक अच्छे से नोट्स बनाकर। स्वप्नवासो दत्तम इनकी रचना है, और स्वप्नवासो दत्तम 6 अंकों में लिखा है इन्होंने। स्वप्नवासो दत्तम को इन्होंने 6 अंकों में लिखा है। हम इधर लिख दे रहे हैं, ये 6 अंकों की रचना है। 6 अंकों का ये नाटक है स्वप्नवासो दत्तम। इसमें उदयन की कहानी को वर्णित किया गया है। स्वप्नवासो दत्तम में जो है, वासोदत्ता अग्नि में जल जाती है, और उसी को लेकर एक अच्छा सा मतलब बनाया है। उदयन जो है पद्मावती से विवाह करना चाहता है, और 6 अंकों का यह नाटक है। का नाटक है। दूसरा रचना इन्होंने है उदयन कथा मूलक में प्रतिज्ञा योगंधरायण। प्रतिज्ञा योगंधरायण प्रतिज्ञा योगंधरायण 4 अंकों का नाटक है। 4 अंक हैं इसमें, प्रतिज्ञा योगंधरायण में। प्रतिज्ञा योगंधरायण में 4 अंक हैं। यह भी उदयन मूलक कथा है। दूसरे प्रकार के पर आते हैं, दूसरे प्रकार पर आते हैं, और वह है महाभारत मूलक। महाभारत मूलक
अगर बात करें तो कुल इसमें 7 नाटक प्राप्त होते हैं। नाटक कह सकते हैं, रूपक बेसिकली नाटक कहना उचित नहीं होगा, फिर भी 7 नाटक प्राप्त होते हैं। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि महाभारत मूलक भास के कितने नाटक प्राप्त होते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि 7 नाटक प्राप्त होते हैं। अभी हम लोग इसको पूरा अध्ययन करेंगे कि पहला नाटक कौन है। तो महाभारत मूलक का पहला नाटक जो है उरुभंगम है। उरुभंगम इसमें क्या होता है, इसके नायक जो हैं भीम हैं और नायिका जो है द्रौपदी हैं। इसमें दुर्योधन को मारने की सौगंध लेते हैं भीम की, मारकर मैं जो है उनके रुधिर से द्रौपदी के बालों को धुलवाऊंगा, उसी का वर्णन है, इसलिए महाभारत मूलक है। इसके नायक जो है भीम है और प्रतिनायक दुर्योधन हो जाते हैं। दूसरा नाटक है दूतवाक्यम। ये सब एकांकी हैं, एक अंकीय नाटक हैं, ये दोनों एकांकी हैं, दूतवाक्यम। और तीसरा नाटक है पंचरात्रम। इसमें जो है कौरवों से उनके गुरु जी एक दक्षिणा मांगते हैं कि पांडवों को 5 जो है उनका आधा राज्य दे दिया जाए उनको। तो पांडव को कौरव कहते हैं, दुर्योधन इत्यादि, कि यदि 5 दिन के बाद पांडव मिल जाएं तो हम उनको 5 रात्रि के बाद अगर वो मिल जाते हैं तो हम उनको आधा राज्य दे देंगे। उसी का वर्णन है पंचरात्रम में। पंचरात्रम ये 3 अंकीय नाटक है, ये 3 अंकों का नाटक है। चौथा नाटक है दूत घटोत्कचम। दूत घटोत्कचम ये एकांकी है, एक अंकीय नाटक है। और 5वां नाटक है कर्णभारम। ये भी एक अंकीय नाटक है। और 5 नाटक हो गए, आप देख सकते हैं। 5वां कर्णभार हुआ है। और हम 6वें नाटक पर आएंगे। 6वां नाटक है मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग यह भी एक एकांकी है। व्यायोग नामक एकांकी होती है, वह भी एक एकांकी के ही रूप में आता है। तो ये एकांकी है मध्यम व्यायोग। और 7वां नाटक है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और 7वां नाटक है, इसको भागवत मूलक भी कहते हैं, बाल चरित। इसमें श्री कृष्ण के जन्म की कथा है और उसमें कंस के वध तक की कथा है, जो श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन भी है। बाल चरित ये भागवत में भी कथा प्राप्त होती है, इसलिए इसको भागवत मूलक भी कह देते हैं। ये 5 अंकों का है, ये 5 अंकों का है, ये एकांकी है, ये 5 अंकों का नाटक है बालचरित। और हम अगले प्रकार पर आ जाते हैं, जो है रामायण मूलक। रामायण मूलक, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन आने पर गलत मत करिएगा ये कि रामचरितमानस और की रचना किसने की है और वाल्मीकि रामायण की रचना किसकी है। कभी कभी कोई कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे होते नहीं हैं। फिर भी रामायण मूलक, तो रामायण मूलक जो है 2 प्राप्त होते हैं। एक है अभिषेक नाटकम, और दूसरा है प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटक इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये सबसे प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं,
और प्रतिमा नाटक जो है प्रतिमा नाटक में 7 अंक है। इसमें दशरथ की प्रतिमा मतलब परछाई को देख करके भरत जी जान जाते हैं कि दशरथ जी की मृत्यु हो गई है राम के वनगमन चले जाने के बाद में, और उसी के कहानी को बढ़ा, उसी का नाटक है। उसी प्रकार में तो रामायण मूलक में 2 रचना मिलती है, एक अभिषेक नाटक और दूसरा है प्रतिमा नाटक। और हम आगे बढ़ते हैं और वह कल्पना मूलक के प्रकार पर आते हैं। कल्पना मूलक जिसमें कवि कल्पित होता है, कवि कल्पित होता है। और इसमें 2 प्रकार की मिलती हैं, जिसमें पहला है अभिमार्कम। अभिमार्कम बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, इसमें बहुत ही बढ़िया पात्र हैं। कभी आपको इच्छा कहे तो इसको पढ़िएगा, एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है अभिमार्कम। इसमें बहुत ही गजब शैली का प्रयोग किया है, उत्तम शैली का प्रयोग किया है। और दूसरा है चारुदत्तम। कुछ लोग इसको दरिद्र चारुदत्तम भी कहते हैं, कहीं कहीं उल्लिखित होता है चारुदत्तम। शूद्रक जी ने मृच्छकटिकम इसी चारुदत्तम का उपजीव्य बना करके आगे की रचना की है, चारुदत्तम की ही। चारुदत्तम में 4 अंक हैं और अभिमार्कम में 6 अंक हैं। ये 6 अंक के नाटक है और ये 4 अंक के नाटक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये समय 450 ईसा पूर्व 770 ईसा पूर्व के बीच में है। कालिदास से पूर्ववर्ती आचार्यों में से इनका गणना होता है। प्रथम नाटककार की उपाधि को प्राप्त किए हुए हैं। स्थान इनका दक्षिण भारत था। राजाश्रय उदयन या राज सिंह के थे, या राज सिंह। उदयन या राज सिंह। और कृतियाँ इनकी उदयन कथा मूलक 2 कृतियाँ प्राप्त होती हैं। एक स्वप्न वासुदत्तम जो कि 6 अंक का नाटक है, और उसके बाद में प्रतिज्ञा योगंधरायण जो कि 4 अंक का नाटक है। महाभारत मूलक 7 नाटक प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि महाभारत मूलक भास के कितने नाटक प्राप्त होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि महाभारत मूलक 7 नाटक प्राप्त होते हैं। महाभारत मूलक 7 नाटक प्राप्त होते हैं। पहला नाटक उर्भंगम, दूसरा नाटक दूतवाक्यम, तीसरा पंचरात्रम, तीसरा हो गया पंचरात्रम, चौथा हो गया दूत घटोत्कचम, 5वां हो गया कर्णभारम, और 6वां मध्यम व्यायोग, 7वां पालचरित। पालचरित जो है ये भागवत मूलक भी आता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि श्री कृष्ण की कथा जो है ये भागवत में भी मिलती है। इसको भागवत मूलक भी कहते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। और रामायण मूलक में 2 नाटक आते हैं, एक अभिषेक नाटकम और एक प्रतिमा नाटकम। अभिषेक नाटक राम के राज्याभिषेक से संबंधित है, और प्रतिमा नाटक जो जब भरत जी अपने मामा के यहाँ रहते हैं तो वहाँ पर दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। जब राम के वनगमन के बाद में जो रामायण में कथा वर्णित है, उसी कथा को उपजीव्य बना करके उसमें उनकी परछाई को देखते हैं भरत जी, और वो समझ जाते हैं कि दशरथ जी मेरे पिताजी जो हैं अब नहीं रहे हैं, और तुरंत वहाँ से अयोध्या वापस आते हैं कई कई देश से। उसी का वर्णन है प्रतिमा नाटक में। और कल्पना मूलक में अभिमार्कम है और चारुदत्तम है। चारुदत्तम का उपजीव्य जो है मृच्छकटिकम है, शूद्रक जी की रचना है, जो कि एक प्रकरण है, 10 अंकों का है। आगे चल के शूद्रक की इसी श्रृंखला में हम लोग शूद्रक का कालिदास का भास का के बाद में जो है अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अगली वीडियो कालिदास पर आएगी, क्योंकि इनके बाद जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो कालिदास जी हैं। उसके बाद में हम ऐसे ऐसे इसका अध्ययन करेंगे, और ये जब तक पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक हम इसका अध्ययन करते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए।
फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।